नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषय पर, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए आज के जो विषय हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, जिससे पहले से आप सवाल तैयार करें। आज हम आपको जानकारी देंगे औषधीय पौधों की खेती के बारे में, और बात होगी खरीफ फसलों में रोग व कीट प्रबंधन की भी, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए। और इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। इनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। आप निदेशक हैं NVPGR नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पादप विज्ञान के आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी राकेश जी। धन्यवाद, नमस्कार। इनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके से जो खरीफ की फसलें हैं उनमें अगर हम बात करते हैं रोग और कीट प्रबंधन को लेकर। लेकिन आज के समय को अगर देखा जाए तो औषधीय पौधे जो हैं, लगातार जो किसान हैं इस तरफ उनका रुझान हमें नज़र आता है, इसकी खेती की तरफ। और यहाँ सबसे पहले डॉक्टर अशोक आपसे ही हम जानना चाहेंगे, अगर हम औषधीय पौधों की खेती की बात करते हैं, आज के समय को अगर देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी महत्वपूर्ण है इनकी खेती? जहाँ तक औषधीय पौधों का सवाल है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुतायत में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन हर एरिया के लिए, हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन के लिए अलग अलग उसकी जो जलवायु है उस हिसाब से अलग अलग प्लांट आइडेंटिफाई किए गए हैं जी, जो कि आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेके असम तक आपको अलग अलग तरीके के पौधे हैं। तो हम आपको स्टेट वाइज इसके बारे में बताएंगे कौन सा पौधा कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, उससे क्या उसका उपयोग है जी, इसकी डिटेल आपसे बात करेंगे। यानी जिस तरीके से देखिए जलवायु की विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है, ऐसी ही विभिन्नता हमारे औषधीय पौधों में भी है, उनके गुणों में भी है। और इस वजह से क्षेत्रवार अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण, जिससे किसान उनको अपना सकें, उनकी खेती कर सकें। इस बारे में आपसे हम यहाँ पर विस्तार से आगे जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में मिलते हैं। औषधीय पौधों और उनसे बने उत्पादों की देश विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का सहयोग करती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए थे। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। औषधीय पौधों की खेती दो तरीके से की जा सकती है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके फूलों फलों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में होता है। इसमें आंवला, नीम और चंदन आदि महत्वपूर्ण है। ये पौधे लंबी अवधि में वृक्ष की शक्ल लेते हैं और इनकी लकड़ी, पत्तियां आदि दवा बनाने के काम आती है। ये लंबे समय में मुनाफा देते हैं, जबकि कम समय में मुनाफा देने वाले पौधों में इसबगूल, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी और अदरक आदि की खेती की जा सकती है। इन सभी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो हमारे औषधीय पौधे हैं, ना सिर्फ उनका उपयोग अलग अलग उत्पादों में किया जाता है, और खासतौर से जो दवाएं हैं आज के समय को अगर देखा जाए, और कोरोना कालखंड में भी हमने देखा किस तरीके से जो हमारे औषधीय पौधे हैं उनकी मांग बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन हमारे जो किसान अभी जो खरीफ की फसलें ले रहे हैं वहाँ पर भी कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ रोग को लेकर तो कुछ कीट को लेकर। इस बारे में भी आइए डॉक्टर राकेश से हम जानकारी ले लेते हैं। राकेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमारी जो खरीफ की मुख्य फसलें लगी हुई हैं अभी के समय कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका सामना किसानों को करना पड़ता है? इस समय खासतौर से जैसे हमारा मानसून जब से सक्रिय होता है, राज्य भर अलग अलग फसलों में अलग अलग फसलें समस्याएं रोग व कीट की देखी जा सकती हैं। राजस्थान की बात करें या थोड़ा उत्तर भारत में बात करें तो काफी जगह पे एक सफेद लट या जिसे हम व्हाइट ग्रब कहते हैं, इसका प्रकोप है जी। इसके अलावा
सब्जी वाली फसलें हैं उनमें रस चूसक कीट जो होते हैं, जिसमें जैसिड हो गया, कुछ कई जगह एफिड जी दिखता है, व्हाइट फ्लाई जो है, सफेद मक्खी जिसको कहते हैं, इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। जी, इसके यानी ये अलग अलग अलावा समस्याएं हैं और खासतौर से खाद्यान्न फसलों की हम बात करें या सब्जी फसलों की हम बात करें, इसके बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे राकेश जी, और जानेंगे ऐसे समय में किसानों को क्या करना बेहतर रह सकता है। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में खरीफ की फसल लगी हुई है, साथ ही बरसात का भी मौसम है। ऐसे में खेतों में लगी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। खीरा, लौकी और काशी फल में आर्द्रपतन रोग लगता है। ये एक मृदा जनित रोग है। ये रोग उन सभी जगहों पर मिलता है जहां नमी की मात्रा अधिक होती है, साथ ही जहां खेतों में जल निकासी का उचित साधन नहीं होता। समय पर इस रोग पर नियंत्रण नहीं करने से ये फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस रोग के होने पर अंकुरण पूर्व अवस्था में नए अंकुरित पौधे मिट्टी की सतह से बाहर निकलने से पहले ही मर जाते हैं। बीज गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए नर्सरी के लिए उभरी हुई बीज शैया तैयार करनी चाहिए, जिससे जल निकास आसानी से हो सके। बीजों को घना नहीं बोना चाहिए, यानी पौधे से पौधे का उचित अंतराल या दूरी रखें। उचित जल निकास के साथ फसल की जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। शुष्क म्लानी और जड़ गलन रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाला रोग है। ये रोग जमीन में मौजूद कवक से फैलता है। इस रोग से फसल किसी भी अवस्था में ग्रसित हो सकती है। इस रोग के होने पर शुरुआत में पौधे पीले दिखाई देते हैं। इस रोग से फसल को बचाने के लिए खेत की सफाई रखें। रोगी पौधों को उखाड़कर अलग कर दे। सब्जियों की रोगरोधी किस्में लगाएं और गर्मियों में गहरी जुताई करें। बैंगन, मिर्च और भिंडी की फसल को कीटों से बचाने की व्यवस्था करें। इस समय बैंगन में कोक्सीनेला बीटल का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही शूट और फूड बोरर की रोकथाम के लिए भी उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। फली छेदक कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित उपाय करें, लेकिन ध्यान रखें कि कीटनाशी का उपयोग करने के 7 से 8 दिनों तक फली की तुड़ाई ना करें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी या किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे जो कीटों की समस्या हमें नज़र आती है फसल में, उस पर हम नियंत्रण कर सकें, या जो कई तरह के रोग आने लगते हैं उनका भी जो रोकथाम है, नियंत्रण है, वो आप समय से कर सकें। और उसके लिए निगरानी जो है वो काफ़ी आवश्यक मानी जाती है। बहरहाल हमारे जो किसान भाई बहन औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, उनके सामने किस तरह के विकल्प हैं ये हम जान लेते हैं। यहाँ डॉक्टर अशोक, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो अभी का मौसम है, क्योंकि कोई भी फसल रहती है तो उसकी बुआई का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी का जो समय चल रहा है, इसमें जो किसान इच्छुक हैं औषधीय पौधों की खेती करने के लिए, क्या विकल्प उनके पास हैं? फसल विविधीकरण के लिए औषधीय पौधों का बहुत बड़ा योगदान है जी। तो हम कोई भी जो अपनी पुरानी जो फसलें हैं उनको छोड़ के हम नई फसलें अपनाना चाहें, उसके लिए औषधीय पौधे एक महत्वपूर्ण उसका अंग, कृषि का अंग साबित हो रहे हैं। जी, महत्वपूर्ण विकल्प, यानी महत्वपूर्ण विकल्प मिलने जा रहा है जी। इस समय लगाने के लिए ज़्यादातर मैं आपको एरिया वाइज बताऊंगा। अगर आप शुष्क प्रदेश की बात करें, राजस्थान, गुजरात में इस समय लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। अश्वगंधा जिसकी खेती बहुत बड़े स्तर पर है, राजस्थान, गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में की जा रही है जी। दूसरा एलोवेरा। एलोवेरा जो कि एक मासल प्लांट है जिसमें कि जेल होता है। एलोवेरा का 2 फायदे हैं। इसका एक सौंदर्यीकरण, कॉस्मेटिक यूज होता है, दूसरा इसका दवाओं में यूज होता है। एलोई जेल, एलोइन कंटेंट होता है। तो इसको लगाने का भी इस समय बहुत सही समय है जी। ये 9 महीने की क्रॉप है और ये सबसे अच्छी बात है, बहुत कम लागत पे ये पैदा हो जाते हैं। ये जो ड्राई लैंड है, वेस्ट लैंड है, जहाँ और फसल आराम से नहीं आ सकती है, एलोवेरा और अश्वगंधा आराम से हो जाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े अच्छी जगह के लिए, जैसे हम उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, उसमें वहाँ इस समय लगाने के लिए एक प्लांट है कालमेघ जी। इसको हरा चिरायता भी बोलते हैं। कालमेघ में पूरा पंचांग यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। पंचांग का मतलब है होल हर्ब। उसमें तना, उसका फूल, पत्ती, जो भी उसका पूरा ऊपर का एरियल पार्ट जो हवा में रहता है, पूरा भाग को यूज किया जाता है।
और ये लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। लिवर के लिए और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं में इसका प्रयोग हो रहा है आज की डेट में जी। तो वो भी इस समय लगाने का सही टाइम है। इसको अभी इसकी नर्सरी लगाते हैं जुलाई में नर्सरी लगा के, और इस समय जो मानसून सीजन चल रहा है, इस समय अगर आप उसकी रोपाई कर दें जी। ये 20 दिन बाद रोपने योग हो जाता है। अगर आप इसको 45 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी रोपाई कर दें जी। तो इसकी आपको इसको 3 महीने बाद इसकी कटिंग ले सकते हैं और उसको छाया में सुखा के उसको ठीक से प्रोसेस करके उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं जी। या आप किसी भी अलग-अलग माध्यम जो हमारे पास है, अलग-अलग माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं और बेच सकते हैं जी। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं बंगाल में। वहाँ की एक बहुत अच्छी फसल है ब्राह्मी 2 तरीके की होती है। एक होती है मंडूक पानी जो आपके यूपी बिहार में मिलती है या जो नदी नालों के किनारे मिलती है जी। दूसरी होती है नीम ब्राह्मी या जल ब्राह्मी जो कि थोड़ी सी नमी वाली स्थिति में होती है। ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। ये इसके लिए तो कई संस्थानों ने बहुत सारी दवाएं विकसित की हैं जो कि आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए या आपके उसके मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं जो औषधीय पौधे हैं, उनमें जो तमाम गुण मौजूद होते हैं और आर्थिक रूप से आप देखें तो और भी ज़्यादा मुनाफा जो है, फ़ायदा जो है वो किसान को मिलता है। लेकिन इस दिशा में आवश्यकता है तो सिर्फ आगे बढ़ने की, और इस जानकारी को लगातार हम आप तक पहुँचा भी रहे हैं कि कैसे जो किसान हैं इनसे जुड़कर और लाभ कमा रहे हैं। यहाँ ये डॉक्टर राकेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राकेश, जानना चाहेंगे आपसे, अब खरीफ के अगर मुख्य फसलों में हम बात करते हैं धान की, तो यहाँ पर इस मौसम में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनका सामना किसानों को करना पड़ता है? इस समय धान की फसल में जहाँ पे थोड़ा अर्ली रोपान होता है जैसे उत्तर भारत है, वहाँ पे काफी जगह पे जो पत्ती लपेट एक लट होती है जिसे लीफ फोल्डर कहते हैं, इसका प्रकोप है कई क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में जो ब्लास्ट एक जो रोग है जिसे पत्ती पे धब्बे बनते हैं, ये रोग का भी प्रकोप कुछ जगह पे देखने को मिल रहा है जी। इसके अलावा कुछ जगह किसान भाइयों ने जहाँ पे लगातार पानी ज्यादा भरा रखते हैं उन एरिया में स्टेम बोरर जिसको हम तना छेदक कहते हैं, तो इसका प्रकोप भी देखने को मिल रहा है जी। यहाँ पे मैं किसान भाइयों से एक ही सलाह देना चाहूंगा, ये सब कीट ऐसे हैं और खासतौर से ब्लास्ट रोग भी ऐसा है जिसको वो आसानी से पहचान सकते हैं और समय पे उसका नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ तक की बात है, अगर 1-2 जगह पे ये ऐसे पौधों में प्रकोप दिखता है तो इसका मेन सूट निकाल लें और उसके बाद उस पौधे में वहाँ पे कोई भी ग्रैनुलर दवाइयाँ आती है, दानेदार दवाइयाँ, कीटनाशक आते हैं, इनका प्रयोग बहुत थोड़ी मात्रा में कर दे तो ये पूरी तरह से नियंत्रित रहता है। इसी तरह से जो पत्ती लपेट वाली सूंडी है धान में ज्यादा नुकसान करती है इस मौसम में, इसमें भी किसान भाई को पता लग जाता है कि हमारी पत्ती ये लपेट रही है इस समय ये सुंडी, तो इसके लिए भी किसान भाई कोई भी आसानी से नीम आधारित दवाइयां भी कीटनाशक हैं जो बाजार में मिल जाते हैं जी। नीम कीटनाशकों से बहुत आसानी से ये नियंत्रित हो जाती है। डॉक्टर राकेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश से। रवि जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। रवि जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर सवाल ये है कि इस बरसात के मौसम चल रहा है जी। नमस्कार। तो जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, अगस्त का महीना समाप्त हो गया है, तो हम चाहते हैं आंवला का वृक्ष लगा सकते हैं। चलिए, आंवला का जो वृक्ष पौधे हैं वो लगा सकते हैं नहीं? संभल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आंवला का नर्सरी है, केले की है, लगा सकते हैं, संभल जिले से उत्तरी भारत में है जी। रवि जी, मैं चाहूँगा डॉक्टर अशोक आप जानकारी दें। नहीं, आंवला भी एक औषधीय पौधा है। हम अभी इसमें जो पेड़ वाले पौधे उनकी बात नहीं कर रहा था, आंवला भी एक औषधीय पौधा है, इसके समय आप लगा सकते हैं और किसी भी आप नर्सरी से, गवर्नमेंट फार्म से इसकी नर्सरी लेके या इसका पेड़ लेके इसमें लगा सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए संभावनाएं हैं, अगर आप चाहें
तो जो प्रमाणित स्रोत है वहाँ से आप जो वृक्ष अगर ले रहे हैं या पौध आपको मिलती है वो आप वहाँ से लें। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप जो पौधा या वृक्ष आपको छोटा जो मिलता है, जब आप खरीदने जाते हैं तो प्रमाणित जगह हो, केंद्र हो, वहाँ से ही आप लें, जिससे आने वाले समय में उस पर फलन आपको अच्छा मिल सके और इसके ज़रिए जो मुनाफे की उम्मीद है वो भी पूरी हो सके। लगातार आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं औषधीय पौधों की खेती और उसके साथ ही जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उसमें कैसे आप रोग और कीट प्रबंधन कर सकते हैं और इसके ज़रिए आपकी जो लागत है वो भी कम हो सकती है। यहाँ डॉक्टर अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे जो किसान हैं अलग अलग जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो कम उपजाऊ क्षेत्र हैं, जो ऐसी भूमि है, वहाँ भी इसकी संभावनाएँ हैं। तो क्या ना सिर्फ जो हमारी सेहत है उसमें सुधार होता है औषधीय पौधों की खेती करके, आर्थिक रूप से भी लाभ मिलता है, क्या भूमि का सुधार भी हम मान सकते हैं इनकी खेती से? हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। औषधीय पौधों की खेती एक ये जैविक खेती करने का एक महत्वपूर्ण साधन है जी। क्योंकि जब इन पौधों को हम लगाते हैं उनके लिए इनका हम पंचांग या इनका कोई एक कोई पार्ट यूज करते हैं, जिसमें चाहे वो पत्ती हो चाहे कभी जड़ हो। तो उसमें ये होता है कि अगर आप वो जैविक खेती द्वारा नहीं होगा, अगर आप किसी रासायनिक से उसको ट्रीट करेंगे तो उसमें नुकसान होता है जी। तो जब जैविक खेती हम के रूप में इसको एक अच्छा साधन है, जैविक रूप की खेती करने के लिए एक अलग साधन है, तो उससे भूमि का सुधार तो होता ही है। साथ में कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको किमाच की बात करता हूँ। किमाच जो कि एक दाली फसल है, दाली फसल का पौधा है जी। तो उसके इसमें वो उसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाता है। तो इसके साथ साथ इसके ये जो अलग अलग तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ना सिर्फ भूमि सुधार में सहायक बल्कि इसके साथ साथ देखिए जो हर स्तर पर आपको लाभ मिलता है। आवश्यकता है तो इस जानकारी को लेने की, और इसके लिए शायद डॉक्टर अशोक जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी अहम मान सकते हैं। हाँ, लगाने के पहले प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर पौधे का अलग अलग भाग यूज होता है, तो अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। कुछ पौधे कटिंग से लगाए जाते हैं, कुछ बीज से लगाए जाते हैं, कुछ उसके आप स्लिप्स कहेंगे उससे लगाए जाते हैं, कुछ उसमें कंद के साथ जड़ उसके साथ लगाए जाते हैं। तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है, क्योंकि कितना कटिंग का साइज होना चाहिए, कब लगाना चाहिए, और ये हर अलग अलग प्लांट के उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप किस प्लांट की किस औषधीय पौधे की खेती करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले बताया कि औषधीय पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये हर एरिया के लिए अलग अलग है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसके लिए जो कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, ICR इंस्टीट्यूट या CSIR संस्थान हैं जो समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पादप बोर्ड, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMPB इसमें मदद कर रहा है, कैसे प्रशिक्षण किसानों को दिया जाए, कैसे इसके नर्सरी को बढ़ावा दिया जाए जी, लगातार बढ़ावा दिया जाए और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को उपलब्ध कराया जाए किसानों को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण की जो गुणवत्ता है, देखिए आपका जो आपको पौध मिली है उसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो पाती है,
कि किस गुणवत्ता का वो है या आने वाले समय में कितनी बढ़िया उसकी गुणवत्ता रहेगी, क्योंकि वहीं से आपका जो एक उम्मीद है मुनाफे की वो शुरू हो जाती है। और फिलहाल जो हमारे किसान जिन्होंने धान की खेती अभी ली हुई है, डॉक्टर राकेश जानना चाहेंगे अगर कीटों की बात की जाए तो क्या इस अवस्था में जो कीट हैं उनका भी प्रकोप नज़र आ सकता है हमें? हाँ, इस समय काफी प्रकोप है। मैं कह रहा काफी जगह से जो किसान भाइयों से बात हो रही है, खासतौर से गुजरात में या हमारे आसपास के राज्यों में, उत्तर भारत में भी मैं अभी भ्रमण में गया जी। तो वहाँ भी कुछ जगह पे ये जो लीफ होल्डर है इसका काफी प्रकोप है। इसके अलावा जहाँ बरसात का गैप है, जहाँ बारिश का गैप ज्यादा आ गया है, वहां पर लीफ माइट का भी काफी प्रकोप है। तो किसान भाइयों, लीफ माइट इनका थोड़ी सी पहचान मैं बता दूं। अगर लीफ माइट है तो उसमें पत्ती पे पीले पीले धब्बे आपको दिखाई देते हैं, जिसे आप देखेंगे कि एक अलग सा पत्ती में पीला पीला स्पॉट आ रहे हैं। तो अगर आप पीछे पलट के लेंस से देखें, क्योंकि माइट एक बहुत सूक्ष्म कीट है, ये अलग है, वैसे कीट से अलग ही होता है, ये 8 वाला एक जीव है। अगर आप इसको देखें लेंस से तो ये दिख जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें एक मकड़ी नाशक या जिसको हम कहते हैं अकैरिसाइड अंग्रेजी में, इसका प्रयोग करना आवश्यक है। इसमें स्पायरोमेसिफेन आता है। स्पायरोमेसिफेन आप ले सकते हैं 0.75 ml पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी में 0.75 ml की दर से छिड़काव करें तो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपरजेट 57 EC एक और कैरिसाइड आता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी 1 ml की दर पे करना है प्रति लीटर पानी की दर से जी। ये अवश्य किसान भाई। दूसरी चीज मैं यहाँ एक चीज खासतौर से जोड़ना चाहूंगा, किसान भाइयों ने कई जगहों पे मैंने महसूस किया है कि जहाँ रासायनिक खाद में जो हमारे नत्रजन के उर्वरक है, विशेष करके यूरिया का ज्यादा प्रयोग कर दिया है, ऐसी जगह पे ये प्रकोप ज्यादा है। तो किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच के आधार पर ये सुनिश्चित करें कि उन्हें उर्वरक कितना देना है। देसी खाद जो डाली है उसके अलावा उर्वरक को कोशिश करें कि जितना ऑर्गेनिक मैटर से हम अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें रासायनिक खाद देना है तो उनको संतुलित करके दें। ज्यादा नत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा हमारे रोग और कीटों को बढ़ावा देता है जी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि जब भी हम उर्वरक का इस्तेमाल करें उसकी संतुलित मात्रा हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी, वरना जो एक लगातार आप अपेक्षा रखते हैं कि अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा उसके ज़रिए, वो आपका मुनाफा जो है नुकसान में भी तब्दील हो सकता है अगर आप संतुलित मात्रा का ख्याल नहीं रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मेरे पास 2 आंवले के पौधे लगे हुए हैं जी, उसमें फल नहीं आ रहे हैं। फल नहीं आ रहे हैं, कितने समय के हो गए हैं सर? वो हो गए 7-8 साल के सर। जी डॉक्टर शुक्र 7-8 साल की बता रहे हैं कि जो आंवले के 2 पौधे हैं, फल ये रफीक कर दिया सर तुमने, रफीक फल का है जी। ठीक है जी, राजगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्या स्थिति, आखिर क्या वजह हो सकती है? ये आंवले में जहाँ तक 2 तरीके के फूल होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा, जिसमें कि पहले नर फूल आते हैं, बाद में मादा आते हैं जी। तो हो सकता है इनमें जो परागण होता है कि उसमें डिफरेंस हो, जो कि गर्मी की वजह से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें उस केस में उसको सही परागण नहीं मिल पाता, जिस वजह से उसके फल नहीं बन पाते हैं जी। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या उनके नर मादा फूल आने में उनमें जो डिफरेंस होता है उस वजह से ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं तो अपनी जानकारी से ये जानकारी लेके लगाएं कि ये इसमें किस तरीके का, किस टेम्परेचर पे फ्लावरिंग होगी और किस तरीके का इसमें फ्लावर कैसे किस पैटर्न के आएंगे, तो आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जी। साथ ही डॉक्टर अशोक, अगर एलोवेरा की हम यहाँ बात करते हैं तो जो किसान है ना सिर्फ खेती करने के लिए तो इच्छुक रहते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कहीं समस्या ये ना आ जाए कि जो बाज़ार है वो कितना इसका विस्तृत है या कैसे जो किसान है इसके बाज़ार में पहुँच सकते हैं। मैं इसके लिए एक आपको सलाह देना चाहता हूँ। मेरे पास किसान आते रहते हैं, सबसे पहले मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब आप किसी भी औषधि पौधे की खेती करना शुरू करें तो एक तो आप उसके लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, उच्च गुणवत्ता का पौध या बीज उपयोग करें, जिससे कि क्योंकि कल आप जब बाज़ार में कहीं भी किसी प्लांट को बेचने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्वालिटी पूछी जाएगी किसमें, क्योंकि किसी भी हर औषधीय पौधे में उसका गुण उसमें एक किसी न किसी एक रासायनिक तत्व की वजह से है, वो तत्व उसमें पाया जाता है
वो एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है, और जो अगर निश्चित मात्रा से उसमें उसका कंटेंट ज़्यादा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसकी बाज़ार में अच्छी बिक्री होती है। तो जब भी हम कोई हम प्लांट लगाएं, कोई भी औषधि पौधा लें, उसका सही जगह से एक तो हम उसका प्लांटिंग मटेरियल, उसका जो इसको हम रोपण करते हैं वो खरीदें। दूसरा, हम पहले से उसके साथ करार कर लें जो खरीदने वाला है, उससे आप ये कहें कि हम इस तरीके का प्लांट लगाना जा रहे हैं, तो आप पहले इसको तय कर लें। उसके बाद उससे आपको एश्योर्ड मार्केटिंग मिलेगी, जिससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बड़े किसान हैं, आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, अगर आप एक सहकारी रूप में खेती करना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी इंडस्ट्री वाले, काफ़ी दवा फैक्ट्री वाले लोग, आप आयुर्वेद वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। अगर आप छोटे किसान हैं तो आपको अपना अच्छा मटेरियल लेके, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसको लेके आपको बाज़ार में जाना पड़ेगा, जो कि चाहे आप दिल्ली में आप सही सुखा के आपको खारी बावली में ला सकते हैं, या आजकल हर स्टेट में औषधि पौधों के लिए मंडी बनने जा रही हैं, वहाँ आप बेच सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग माध्यम जो हैं वो अब आपके सामने है, और यहाँ पर चयन आपको करना होगा किस औषधीय पौधे की खेती आप अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं। फिर चाहे कृषि विज्ञान केंद्रों की हम बात करें, जो अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें, या हेलो किसान में हमारे साथ जो विशेषज्ञ आते हैं वो आपको पूरी जानकारी देते हैं। डॉक्टर राकेश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, धान की हम यहाँ बात कर रहे थे, ऐसे में क्या महत्वपूर्ण माना जाए कि लगातार जो निगरानी है वो हमारे किसान करते रहें, तभी लक्षणों को जान पाएंगे और उसके बाद समय से शायद नियंत्रण कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे किसान भाई अगर धान की फसल में या कोई भी और फसल हो, अगर हम नियंत्रित हम हमारे रोगों और कीटों से अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐसे में निगरानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है, कई सारे रोग है, जैसे कुछ जगह पे अभी सीड ब्लाइट का प्रकोप आएगा धान की फसल में, विशेष करके उत्तर भारत में भी आता है और हमारे गुजरात के कुछ राज्यों कुछ हिस्सों में भी आता है। ऐसे में ये जो हमारी मेड़ होती है, वहाँ की जो घास है, वहां से पैथोजन ट्रांसमिट होता है, तो वो सबसे पहले मेड़ के किनारे के क्षेत्र में उसका प्रकोप होता है। तो ऐसे में किसान फौरन पहचान सकते हैं कि ये रोग है, तो उसी समय उन पत्तियों को या अपने मेड़ के ऊपर जो घास है उसको अगर वो नियंत्रित रखते हैं, और ऐसी पत्ती जहाँ रोग ट्रांसमिट हो गया उनको भी हटा दें, तो काफी अच्छा उनका लाभ होता है। ऐसे में उन्हें कोई भी फफूंदनाशक का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो दूसरी, किसान भाई एक और फसल जो हमारी सब्जी की फसलें हैं, उन सब्जी की फसलों में भी कई दफे ये देखने में आ रहा है कि वो फसलें पूरी पीली पड़ जा रही हैं, और किसान भाई उसको दूसरी तरह से कोई वायरस समझ के उसके लिए फफूंदनाशक या कोई और दूसरे पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है, या कुछ किसान भाई कुछ अलग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, बरसात की ऋतु में आपकी सब्जी वाली फसलों में काफी टेलीफोन मेरे पास आते हैं राजस्थान से, मिर्ची की फसल में या टमाटर की फसल में या कुछ और जो फसलें आपने लगा रखी है सब्जी की, जिनमें अगर जड़ गल रहा है, तो ये जड़ गलन की वजह से ज्यादातर आपके फसल में पीलापन है। तो ये सूत्रकृमि की वजह से भी होता है या पोषक तत्वों की कमी से होता है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में जड़ गलने की वजह से, क्योंकि मैंने जड़ निकलवा के उनसे क्वेरी की किसानों से, तो उन्होंने बताया था हाँ जड़ गल रही है। तो ऐसे में ध्यान ये रखें कि हमारी जमीन को भी आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके उसको एनरिच करना पड़ेगा, उसको उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना पड़ेगा, जिसमें कि ट्राइकोडर्मा हार्जियनम या विरिडी जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो। हमारी गवर्नमेंट की हर जगह बायोलॉजिकल कंट्रोल की लेबोरेटरीज है, कृषि विज्ञान केंद्र की काफी जगह उपलब्ध है ट्राइकोडर्मा विरिडी या हार्जियनम, जो भी आपको मिले इसको आप अपनी गोबर की सड़ी हुई बढ़िया खाद में मास मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद उसको भूमि में प्रयोग करें। खेत की काफी महत्वपूर्ण के इन जो आप कृषि क्रिया बता रहे हैं, इनको किसान जरूर अपनाएं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जड़ी बूटी जो औषधीय पौधों की खेती होती है जी, उसकी बिक्री कहाँ होती है? जी बिल्कुल, देखिए उसके बारे में लगातार हमारे जो विशेषज्ञ बता रहे हैं आपको क्या विकल्प किसान के सामने होते हैं। फिलहाल अशोक जी, सुभाष जी रायगढ़ से जानना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, क्या बिक्री के लिए और किस तरह के विकल्प हमारे पास? आप छत्तीसगढ़ में तो आपको पता है कि बहुत सारे औषधीय पौधों की खेती हो रही है, और छत्तीसगढ़ एक बड़ा ये औषधीय पौधों के हिसाब से बड़ा औषधीय पौधे बहुल क्षेत्र है जी।
तो वहाँ आप अपनी फसल को आप रायपुर में मंडी में बेच सकते हैं उत्पाद को, और काफ़ी लोग वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी है या औषधीय पौधों की क्वालिटी है बहुत अच्छी आती है। इसलिए काफ़ी जो कंपनियां हैं जो आयुर्वेद में अपनी रुचि रखती हैं वो वहाँ से जाके खरीद कर रही हैं आज के समय में। बिल्कुल, तो देखिए जो विकल्प हैं वो आपके पास तमाम मौजूद हैं, और सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि अगर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा हम दे रहे हैं तो उसकी बिक्री के लिए भी किस तरह के इंतजाम होने हैं। और आने वाले भविष्य में जैसा कि डॉक्टर अशोक ने हमें बताया कि कोशिश यही है कि जो निकटतम मंडियाँ हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था की जाए, या उनके लिए आज के समय में बात करते हैं स्टार्टअप की, तो पूरी हर तरीके से एक जो तैयारी है या कड़ी दर कड़ी जो है वो जुड़ती नजर आ रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उसमें कैसे आप रोग और कीट प्रबंधन अपना सकते हैं, और खासतौर से जो किसान हैं वो औषधीय पौधों की खेती करके किस तरह का लाभ ले सकते हैं या कितना मुनाफा आपको हो सकता है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर राकेश जी का भी। राकेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ सब्जी फसलों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ऐसे मौसम में किस तरह की समस्याएं अमूमन हमें नज़र आती हैं? जड़ गलन का आपने जिक्र किया था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में या तो ज़्यादा बारिश हो जाती है या जल निकासी की व्यवस्था जो है वो समय पर नहीं हो पाती। किस तरह का नुकसान इसकी वजह से जो हमारी फसल है उसमें नज़र आता है? या कई जगह पे किसान भाई होता क्या है कि कई दफे लगातार एक ही फसल को लेते रहते हैं, तो कुछ तरह के जो फफूंद हैं या जो हमारे पैथोजन होते हैं जमीन में रह के फसल को नुकसान करते हैं वो वहां पनपने लगते हैं जी। और ऐसे में होता क्या है कि अगर जलभराव की स्थिति आ गई तो बहुत तेजी से उनकी संख्या में वृद्धि होती है, और वो चूंकि जड़ के भूमि में रहते हैं तो सबसे पहले जड़ को ग्रसित कर देते हैं, और ग्रसित करने के बाद जड़ गलने लगती है जिससे पौधा पूरा पीला पड़ने लगता है और पौधा सूखे खत्म हो जाता है। टमाटर में, मिर्ची में, खास तौर से पूरे उत्तर भारत में ये समस्या देखने को मिल रही है। और जहाँ पे भी बरसात की कमी है, जहाँ पे बरसात कम हुई है वहां पे काफी जगह पे लाल मकड़ी
जिसको कहते हैं, या रेड माइट जिसको कहते हैं, इसका प्रकोप बैगन में, भिंडी में देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी किसान भाई देखें, अगर आपके खेत में, चूंकि बैगन में और भिंडी में जो लाल मकड़ी रहती है, इसका प्रकोप आसानी से वो पहचान सकते हैं। अगर वो दिखाई देता है तो वो सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर 80% WDG आती बाजार में उपलब्ध है। एक तत्व भी है, पोषक तत्व भी है, और एक तरह से एक्साइड भी है। इसके अलावा पेप्टाइड है 57 EC, इसका 2 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्ची की फसल में एक और समस्या ज्यादा है इस वक्त, और उसमें किसान भाई वो क्या होता है कि सफेद मक्खी जो है, जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, इसके अलावा थ्रिप्स है और माइट, ये 3 कीड़े जो लगातार मिर्ची की फसल में नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे फसल में पूरी की पूरी माथाबंदी, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छोटी छोटी हो रही हैं। तो ऐसे में किसान भाई ये ध्यान रखें कि जैसे उनके खेत में इस तरह की समस्या का प्रकोप दिखाई देता है, उसी समय कोई भी कीटनाशक के साथ साथ एक्साइड का प्रयोग कर ले, या कुछ ऐसे कीटनाशक है जिनके साथ साथ मकड़ीनाशक दोनों गुण होते हैं, जैसे कि इथियोन हो गया या डाइकोफॉल हो गया, इस तरह के वो प्रयोग कर सकते हैं, या प्रोपरजाइट के साथ भी एक कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा किसान भाई एक और ध्यान रखें, ज्यादा वर्षा जहाँ हुई है वहां जड़ के अलावा पत्तियों के रोग भी आए हैं। विशेष करके टमाटर फसल में बात करें तो टमाटर की फसल में तना गल रहा है, जो कि अल्टरनेरिया, और कई जगह पे, कुछ जगह पे हम जब काम कर रहे थे उस वक्त सब्जियों में तो फाइटोप्थोरा भी मिलता था हमें। तो अल्टरनेरिया की वजह से, अल्टरनेरिया सुरंडी की वजह से वो पूरे की पूरी पत्तियां पे धब्बे आते हैं, और धब्बे आने के बाद जहाँ फल लगता है उस जगह से वो जो डांड कहते हैं किसान भाई, कुछ जगह पे उसे काला नाखू रोग भी कहते हैं, इसका प्रकोप भी काफी ज्यादा देखने में मिल रहा है। किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, जैसे ही आपको ये रोग का प्रकोप दिखाई दे, तुरंत ही आप सबसे पहले जिस फल में ये रोग आया है इसको हटा के अलग करें, और उसके बाद कोई भी फफूंदनाशक। इसके अलावा कई सारे जैविक उत्पाद है हमारे यहाँ बाजार में, जिन जैविक उत्पाद में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी आता है बाजार में, उपलब्ध है आसानी। राकेश जी, इसके बारे में आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा। जो जैविक उत्पादों का आपने यहाँ जिक्र किया कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ये किस तरह का एक महत्वपूर्ण विकल्प हमारे किसानों के पास है जिसका उपयोग उन्हें करना चाहिए। फिलहाल डॉक्टर अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे, अश्वगंधा की हम यहाँ बात अगर करते हैं तो इस दौरान अगर खेती किसानों को करनी है अश्वगंधा की, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अश्वगंधा, जैसा कि मैंने बताया, ये शुष्क प्रदेश का पौधा है, तो इसमें कभी भी इसमें पानी नहीं भरना चाहिए। ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पानी की निकासी बहुत अच्छी हो, और इसके लिए ये बलुई मिट्टी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका इसके जड़ को उपयोग में लाया जाता है। अगर बलुई मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी, तो उसमें इसके ये जड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, और जड़ के जो है उसका विकास बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यही है, एक तो इसके लिए बलुई मिट्टी होनी चाहिए, दूसरा पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इसके पानी भरने से इसमें जड़ गलन हो जाता है, जिससे बहुत सारे इसमें पहले तो पानी की भरने से ही नुकसान होगा, दूसरा इसमें उसके फंगस, इसमें फफूंदियाँ डेवलप कर जाती हैं, जड़ गलन रोग हो जाता है, और सबसे बड़ा क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ेगा ही, इसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो अश्वगंधा की जड़ है सीधी होनी चाहिए, सीधी, और एक पेंसिल शेप, पतली पेंसिल शेप लंबी होनी चाहिए, जिससे एक बहुत अच्छी क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी का ये जड़ पैदा करती है, जो बलुई मिट्टी में और जल निकास स्थिति में ही संभव है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती करके अश्वगंधा की खेती आप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर नुकसान आपको ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो उचित प्रबंधन है उसको ज़रूर अपनाएं। साथ ही अशोक जी, जानना चाहेंगे इसबगोल की अगर हम बात करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इसकी खेती और इसके ज़रिए कितना लाभ किसान को मिल सकता है? इसबगोल एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, जो कि एक क्षेत्र स्पेसिफिक है, जो कि राजस्थान के ड्राई एरिया में और गुजरात के ड्राई एरिया में लगाया जाता है। तो इसका जो पूरा पौधा है, इसमें जो इसके स्पाइक होता है उसमें बीज होते हैं जिनकी सॉइलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा उसके बीज में सॉइलिंग कैपेसिटी होगी, गुणवत्ता वाइज वही उतना ही अच्छा होगा। तो राजस्थान और गुजरात में इसकी खेती की जा रही है, और
ये अपने देश के अलावा ये पश्चिमी देशों में जहाँ भी इसकी पेट में समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसमें यूज हो रहा है। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मंदसौर से जुड़े हैं। हेलो। हाँ सर जी गुलवन जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें, बंद कर दीजिए उसको। हाँ सर जी, अब सवाल कर सकते हैं आप। सर हमने ये सोयाबीन में छिड़काव किया है तो इल्ली का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। सोयाबीन की फसल आपने ली और इल्ली का प्रकोप उसमें कम नहीं हो रहा है? सर हमने क्लोरोफास और साइफरमेथ्रिन का छिड़काव किया है। जी, मंदसौर मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ सर, मंदसौर मध्य। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश गुलवन जी हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से। सोयाबीन की फसल इन्होंने ली है, इल्ली का उसमें प्रकोप है, लेकिन अभी भी वो प्रकोप जो है ये लगातार देख पा रहे हैं कम नहीं हुआ है। क्या इनको करना चाहिए? क्या सब प्रयोग करना मैं इसमें एक ही सलाह दूंगा आपको कि आपका क्षेत्र चूंकि बहुत अच्छी सोयाबीन की खेती होती है आपके यहाँ से लेकर राजस्थान के प्रतापगढ़ तक, क्योंकि वो एरिया काफी जुड़ा हुआ है, और उस क्षेत्र में जो इल्ली का प्रकोप होता है आपके यहाँ, वो असल में कई फसलें और भी आपके यहाँ लेती हैं, जिससे वो माइग्रेटरी एक तरह से इल्ली आती है आपके यहाँ पे, और इसके अलावा गड़ल बीटल भी कई दफा वहां पे आती है। तो जो पत्ती वाली इल्ली है किसान भाइयों, इसमें आप कोई भी थोड़ा सा नर्वस सिस्टम बेस्ड जो उसके कीटनाशक आते हैं, जिसमें कि कई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हैं, जैसे नोवाल्यूरान का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे नियंत्रित हो जाएगी। इसके अलावा इमामेक्टिन मेंजेट 5 SG, जिसकी 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करें तो वो नियंत्रित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आप एक और कीटनाशक है जो बहुत ही बढ़िया है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। इसका 18% का जो फॉर्मुलेशन बाजार में उपलब्ध है, इसकी भी आप 1 ml मात्रा काम में लेते हैं तो उससे भी वो इल्ली नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि लगातार के क्लोरोसाइफर या इस तरह के सिंथेटिक पैराथ्राइड या ओपी ग्रुप काफी समय से लगातार चलते आ रहे हैं, जिससे कई जगह पे ये इल्लियों में रेजिस्टेंसी की प्रॉब्लम है कि उनमें प्रतिरोधक शक्ति हो गई है एक विशेष ग्रुप के कीटनाशक के लिए। तो ये थोड़ा बदल के करें और नियंत्रित हो जाएगी। अब मान सकते हैं डॉक्टर राकेश, जो फसल चक्र अगर किसान अपनाए तो शायद समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं इस तरह की। बिल्कुल आपकी बात सही है साहब। मैंने काफी काम किया मंदसौर में और प्रतापगढ़, ये राजस्थान और के एरिया में पूरे में इसबगोल अजवाइन की भी खेती वहाँ बहुत बढ़िया होती है कई जगहों पे। तो यहाँ पे किसान भाई क्या है कि सोयाबीन के ऊपर सोयाबीन लेते हैं, और कुछ किसान भाई सोयाबीन इधर खत्म होगा तो उसके बाद ये चना ले लेते हैं। तो ये केसेस में क्या है कि काफी कीट है जो एक फसल से दूसरी फसल पे चले जाते हैं, तो उनका चक्र नहीं टूटता। तो मेरी उनसे उस क्षेत्र के किसान भाइयों से बाकी जगह पे भी ये विनती रहेगी कि आप हो सकते 1-2 फसल में फसल ही बदल दें, थोड़ा सा को एरिया कम करके या ऐसे करके वो थोड़ा करें। जैसे सोयाबीन की फसल में उस क्षेत्र में जड़ में बहुत बड़ी समस्या है, बटाटी गोला, और ऐसे खेतों में लगातार वो जब सोयाबीन करते हैं तो आधी से ज्यादा फसल ये ड्राई रूट रॉट जो रोग है मैक्रोफोमिया वेजिलिना, इसकी वजह से खत्म हो जाती है जी। तो ऐसे भाई अगर इसकी जगह कोई दूसरी फसल ले लें, अजवाइन भी करते हैं उस जगह पे अजवाइन ही ले लें, तो वो क्या पैदा उनका प्रॉपर होस्ट नहीं मिलेगा और वो फसल भी अच्छी 2 साल बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी जी। तो ये काफी महत्वपूर्ण, देखिए किस तरीके से फसल चक्र का लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। साथ ही डॉक्टर अशोक, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर कम अवधि वाली फसलों की हम बात करते हैं, क्योंकि किसान को कभी कभी ये लगता है कि फसल चक्र अगर अपना रहे हैं तो जो कम अवधि वाली फसल है उसका चयन कर लिया जाए। क्या जो औषधीय फसलें हैं उसमें कोई ऐसी प्रमुख फसल है कम अवधि की? हाँ, आपने सही कहा। अब मैं जैसा कि मैं पहले कहा कि औषधि पौधे बहुत ज़्यादा है, इसमें जो कम अवधि के पौधे हैं उनको एक फसल चक्र में उनको हम उपयोग में ला सकते हैं। कम इस तरीके का आप काल में गए इसको आप उपयोग में ला सकते हैं, जिसकी कटिंग उसकी जल्दी कटिंग लेके अब रबी में दूसरी क्रॉप उसमें उस जगह पर ले सकते हैं। इसी प्रकार तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि तुलसी में 2 गुण होते हैं, एक तो उसमें सौंदर्यीकरण के लिए अच्छा गुण है, दूसरा उसका मेडिसिनल है, तीसरा इसमें जो कि इसमें एरोमेटिक ऑयल होता है, औषध तेल होता है, सुगंधित तेल होता है,
जिसकी डिफरेंट उसमें यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में। तो तुलसी भी ऐसा है जिसको अगर आप जुलाई में लगा देते हैं और अक्टूबर में काट सकते हैं, उसकी कटिंग लेने के बाद औषधीय और सुगंधीय जो हमारे पौधे हैं, इनका उपयोग आप देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। कई ऐसे उत्पाद हैं जहाँ पर इनका लगातार इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से जो मांग है इन पौधों की बनी रहती है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस मांग को और बेहतर ढंग से जानने की और फिर समय अनुसार खेती करने की भी। समय की अगर बात की जाए तो फिलहाल हेलो किसान में भी यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो खरीफ की फसलें हैं वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना है, खासतौर से रोग और कीटों की रोकथाम के लिए, और औषधीय पौधों की खेती के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, ये अश्वगंधा की खेती की मैंने, बीघे का लगाया, तो वो बोर्ड जो है बीच में से कट रहा है। बीच में से कट रहा है? जी जी। क्या डॉक्टर अशोक आपको वजह समझ में आ रही है? हाँ, जो जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पाया हूँ वो आपका कितना बड़ा पौधा है मैं नहीं समझ पाया, पर जो कटने का इसमें कीट आता है जो कि उसके जो मास्टर स्टेम है उसको उसमें काटता है। तो हम इसके खेत औषधि पौधों के खेती के लिए जहाँ तक है हम दवाइयों का, जो कि रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आप उसको बायोपेस्टिसाइड कह सकते हैं, उसको उसमें छिड़क के उसको उससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि इस समय जो उसमें ये जो पौध स्थिति में उसमें जब पौधा छोटा होता है तो उसके स्टेम में इसके तने पर एक कीड़ा लगता है जो कि उसे काट देता है। जी, और उसके लिए जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करना सही रहेगा। डॉक्टर अशोक, क्या जो हमारे औषधीय पौधे हैं इनमें भी इस तरह की ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, रोग की अगर बात करें या कीटों की समस्या की हम बात करें? क्योंकि इन ज़्यादातर पौधों में, औषधि पौधों में रोग कीट की समस्या कम होती है, क्योंकि जो उनका तरीका है पौध बनने का, उसमें अपने आप ही डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं, उसमें एल्कलॉइड्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि उनको भी रोग की रक्षा करते हैं। पर आजकल कुछ जिनकी खेती करनी शुरू की है, क्योंकि जब ये जंगली फॉर्म में थे तो इनमें रोग और कीट कम आते थे, लेकिन जब से इनका एरिया बढ़ा है, जब इनकी खेती शुरू हुई है,
तो इनमें थोड़े से रोग कीट आने शुरू हो गए हैं। यानी जब वाणिज्यिक रूप से हम खेती करते हैं तो जाहिर तौर पर ये समस्या कुछ आती हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इन फसलों में जो पारंपरिक फसलें हैं उनके मुकाबले रोग और कीटों की समस्या आपको बेहद कम मिलेगी। डॉक्टर राकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कीटनाशियों के बारे में, लेकिन क्या आज के समय में जो समेकित कीट प्रबंधन की हम बात करते हैं इसको अपनाना किसानों के लिए आवश्यक है? क्योंकि आमतौर पर किसान सीधे तौर पर ही कीटनाशी का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि फसल के लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत आवश्यक है। अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया बात कही कि जहाँ पे किसान भाइयों ने समेकित कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या डिजीज मैनेजमेंट को अपनाया है, वहां पे उनका खर्चा भी घटा है और आमदनी भी बढ़ी है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा समेकित कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों से 2-3 चीजें अगर वो अपना ले तो उनका काफी फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो आपको मई और जून के महीने में थोड़ा सा खेत को खुला, एक बार हल्की जुताई करके उसको खुला छोड़ दें तो काफी बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी, और जैसे थोड़ा सा अभी कुछ समय में कीट व रोग के प्रकार में भी परिवर्तन आए, कई नए कीट व रोग आए हैं। इसके अलावा कई सारी समस्याओं के साथ साथ ये देखा गया कि जड़ संबंधी रोग ज्यादा बढ़े हैं। जड़ संबंधी रोग और जड़ संबंधी कीट, जैसे अभी राजस्थान के काफी किसान और उत्तर भारत में कई जगह पे समस्या चल रही है सफेद लट की, व्हाइट ड्रग की। तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिन किसानों से मेरी लगातार बात होती है वहां पे वो उन जगहों पे मैं काम कर चुका हूं, तो मुझे मालूम है पहले कभी व्हाइट ड्रग आया ही नहीं वहां पे, लेकिन इस साल देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों से एक तो अनुरोध है कि अपनी जमीन में उर्वरकों के अलावा जो देसी खाद है, हमारी फार्म यार्ड मैन्यूर है, या हमारी जो ग्रीन मैन्यूरिंग पहले चलती थी कि हम सनम या ढेंचा की फसल को लगा दें और उसको पलट दें वर्षा ऋतु में, और उसके बाद अगर हम खेती करते हैं तो ये काफी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। दूसरी चीज बहुत बड़ी जो समस्या इस वक्त आ रही है, गुजरात के कई जगह से लगातार मैं ये देख रहा हूँ, रोज लैब में सैंपल आते हैं हमारे पास कि कई जगह पे भूमि का जो पीएच मान है वो बड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से भी कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। और किसान भाइयों को ये लगता है कि ये रोग है, और वो सीधे सीधे अगर पेस्टिसाइड शॉप पे जाते हैं तो वहां से वो रोग के लिए या कीट के लिए कोई दवाई ले आते हैं, जिससे कीटनाशक या पेस्टिसाइड ले आते हैं, उससे उनको लाभ नहीं होता है। तो मेरे कहने मतलब है किसान भाई, एक तो समय पे आप मई जून के महीने में थोड़ा खेत को खुला रखें। दूसरी बात, अपने खेत के आसपास सफाई रखें। वन पे जो आपकी मेड़ों पे खरपतवार उगते हैं उनको नियंत्रित रखें। इसके अलावा आप अपनी भूमि में कई सारे जैविक उत्पाद आज की तारीख में बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें मेटारिजियम एनिसोप्ली है। ये आपके भूमि में रहने वाले जो सॉइल आर्थ्रोपोड कहते हैं, जो सफेद लट है या दीमक है, या अभी एक किसान भाई ने बात की अश्वगंधा में उनके समस्या है जड़ में रोग कीट की, तो वो कीट को वो नियंत्रित रखती है मेटारिजियम एनिसोप्ली। इसके अलावा अगर ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या विरिडी नाम के कुछ ऐसे हमारे एंटागोनिस्ट हैं, मित्र फफूंदियां, अगर हम इनको हमारी गोबर की सड़ी खाद में मास मल्टीप्लाई करके अगर खरीफ की ऋतु में बुवाई करने से पहले अगर भूमि में मिला देते हैं तो हमारे जड़ संबंधी रोग नहीं आते जी। तो ये चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। इसके अलावा भाइयों, एक और बहुत जरूरी चीज है, आज की तारीख में बीजों के ऊपर बहुत सुधार हो रहा है। हम कोशिश करते हैं दिन ब दिन, जैसे धान में अगर मैं संशोधन करूं तो हमारी कोशिश रहती है कि रोग प्रतिकारक शक्ति रखने वाली जाति को हम निकालें। और ज्यादातर जातियां आजकल जो आती हैं हमारे, चाहे वो आईसीआर के सेंटर हैं, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेंटर हैं, CSIR भी काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अपनी कोशिश करती हैं। तो लेकिन लगातार ऐसी ही किस्मों का विकास हम देख पा रहे हैं जिनमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है और उसके जरिए किसान को अच्छी उपज मिलती है और फिर अच्छा मुनाफा किसान ले पाते हैं। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो गुजरात से डॉक्टर राकेश हमें जानकारी दे रहे थे किस तरीके से रोग और कीट प्रबंधन आप अपना सकते हैं। साथ ही डॉक्टर अशोक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आज के समय में एक लक्ष्य और है किसानों के सामने आय को दोगुना करने का। औषधीय पौधों की खेती जो है उसमें कितनी कारगर आपको नज़र आती है? बहुत सही सवाल है आपका, सही जवाब इसका। क्यों आज के समय में अगर आपको अपने लीक से हटकर अगर खेती करना है, अगर आपको अधिक मुनाफा कमाना है, तो जो पारंपरिक फसलें हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, इसके अलावा आपको चाहे इनके एक मिश्रित खेती के रूप में आपको औषधीय पौधों को अपनाना होगा,
क्योंकि इससे आपकी आय में एक बेतहाशा बढ़ोतरी हो, क्योंकि जो औषधीय पौधे हैं ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, ये किसी एरिया स्पेसिफिक हैं पर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा है, जो कि इसका प्रबंधन बड़ा सटीक रूप से कर सकते हैं। इसको आराम से छोटे तौर पे इसको लगा के उसको आराम से मंडी में ले जाके बेचा जा सकता है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकते हैं अगर ठीक तरीके से औषधीय पौधों की खेती को अपने राज्यवार, अपने क्षेत्रवार ठीक से अपनाया जाए। यानी सही प्रबंधन देखिए आप अपनाएंगे तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा और इसके साथ साथ इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाकर आप अपने मुनाफे को दोगुना भी कर सकेंगे। डॉक्टर अशोक, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आज आपने औषधीय पौधों की खेती के बारे में और हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उसमें किस तरह का रोग और कीट प्रबंधन आप अपना सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से बात करेंगे हम नींबू वर्गीय फसलों के प्रबंधन की और बात होगी खरीफ में प्याज फसल की खेती की। ये कल के विषय रहेंगे। इससे संबंधित आप सवाल तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं। ये है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी है आखिरी विकल्प, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, इसको नोट भी कर लीजिए 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और अब आपको बता दें हेलो किसान को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और ये सारी जानकारी अब आप YouTube के माध्यम से भी आप ले सकेंगे। साथ ही इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं वो भी अब आप देख सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। नुकसान जब खेती के साथ करेंगे दूसरे काम, बढ़ेगी आय, हर मौसम में बनेगी बात। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए है वरदान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एकीकृत कृषि प्रणाली 27 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल
देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।